आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित उपधारणा को नियमों को समझेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा से संबंधित नियम दिए गए हैं, परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी उपधारणा की परिभाषा नहीं दी गई है। तो उपधारणा के नियमों को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उपधारणा होती क्या है। दो शब्द होते हैं, उपधारणा और परिकल्पना। परिकल्पना मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना, और उपधारणा का मतलब हुआ, प्रिज्यूम्पशन का मतलब हुआ एक साबित तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना। जब तक एक साबित तथ्य आपके सामने नहीं है, आप दूसरी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हो। और अगर बिना साबित तथ्य के ही आप अनुमान लगा रहे हो, वो परिकल्पना हो गई। मान लीजिए हमें यहाँ बैठे बैठे दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ आग लगी हुई होगी, क्योंकि हमारे सामने एक तथ्य साबित है कि धुआं दिखाई दे रही है, मतलब धुआं तो उठ रही है। अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि आग लगी होगी, तो एक साबित तथ्य के आधार पे दूसरे तथ्य का हमने अनुमान लगाया, तो हमने उपधारणा की कि आग लगी होगी। अब हमें ना तो धुआं उठती हुई दिखाई दे रही है, ना किसी ने बताया कि धुआं उठ रही है, और हम बैठे बैठे अनुमान लगाते हैं कि वहाँ आग लगी होगी, तो यह उपधारणा की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि कोई साबित तथ्य हमारे सामने है ही नहीं, तो यह केवल परिकल्पना होगी। तो उपधारणा की परिभाषा हुई एक साबित तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी तथ्य को साबित करना आवश्यक है। जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य लाता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर ही होता है। उपधारणा के नियम साबित करने के भार से मुक्ति दे देते हैं। जब न्यायालय के समक्ष एक तथ्य साबित हो जाता है, तो दूसरे तथ्य को जिस पक्षकार को साबित करना होता है, यदि न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व में विश्वास कर लेता है, अनुमान लगा लेता है, तो उस पक्षकार को वह तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उपधारणा एक तरह से साबित करने के भार से मुक्ति देती है। अब आगे प्रश्न यह आता है कि न्यायालय या न्यायाधीश अपनी मनमर्जी से उपधारणा कर सकते हैं क्या? अपनी मर्जी से किसी तथ्य का अनुमान लगाकर उसको साबित मान सकते हैं क्या? तो न्याय व्यवस्था में न्यायालय या न्यायाधीश मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते। इसी के लिए धारा 4 में उपधारणा से संबंधित नियम दिए गए हैं। तो उपधारणा से संबंधित 3 नियम दिए गए हैं। उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, और निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। जहाँ भी अधिनियम में किसी धारा में किसी तथ्य के संबंध में यह वर्णित किया गया है कि न्यायालय उस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है कि न्यायालय चाहे तो उस तथ्य को साबित मान ले, एक तथ्य साबित होने के बाद में दूसरे तथ्य का चाहे तो अनुमान कर ले, चाहे उसके और सबूत की मांग कर ले। तो तथ्य की उपधारणा में प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, हमेशा तथ्य की उपधारणा होती है। तथ्य की उपधारणा एक मानव मस्तिष्क के आधार पर मान लीजिए, या तार्किक आधार पर है। हर तर्क के आधार पर जो उपधारणाएं, जो अनुमान लगाए जाते हैं, वो हमेशा में प्रिज्यूम में आते हैं। उपधारणा कर सकेगा, तथ्य की उपधारणा। तो इसके लिए जैसे हम एक उदाहरण से समझे कि राम की घड़ी चोरी हो गई और वह श्याम के कब्जे से प्राप्त हुई, तो मानवीय संव्यवहार और तार्किक तरीके से सोचा जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो घड़ी श्याम ने या तो चुराई है या चुराई हुई जानते हुए प्राप्त किया है। एक तथ्य साबित है कि राम की घड़ी चोरी हुई थी। दूसरा तथ्य मानवीय संव्यवहार या तर्क के आधार पर
यह माना जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो घड़ी श्याम के कब्जे से प्राप्त हुई है, तो श्याम ने चोरी की है या चुराई हुई जानते हुए उसको प्राप्त किया है। तथ्य की उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 90 और 114 में वर्णित है, जिसमें सेक्शन 90 में 30 वर्ष से पुरानी दस्तावेजात के संबंध में उपधारणा है कि उचित अभिरक्षा से पेश की गई है, तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि वो सही और सत्य है। इसी प्रकार से धारा 114 में तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उपधारणा कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम न्यायालय उनके अस्तित्व में विश्वास कर सकेगा एक साबित तथ्य के आधार पर, या उनके और सबूत की मांग कर सकेगा। तो जहाँ मैं प्रिज्यूम शब्द आता है वहाँ तथ्य की उपधारणाएं आती है। उपधारणाओं के संबंध में दूसरा नियम है उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। जहाँ किसी प्रावधान में यह लिखा है कि न्यायालय इस तथ्य के साबित होने के बाद इस तथ्य की दूसरे तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय पर बाध्यकारी चीज़ है ये कि उसकी उपधारणा करनी ही पड़ेगी। मैं प्रिज्यूम आया था, वहाँ तो न्यायालय उपधारणा कर भी सकता है या उसके और सबूत की भी मांग कर सकता है, जबकि जहाँ यह शब्द है कि उपधारणा करेगा शैल प्रिज्यूम, वहाँ न्यायालय को उपधारणा करनी ही पड़ेगी दूसरे तथ्य की। न्यायालय उसके अस्तित्व में विश्वास करेगा ही करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 से 85 तक और धारा 105 में सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित नियम दिए गए हैं कि जहां न्यायालय को उपधारणा करनी ही होगी। सेल्फ प्रिज्यूम विधिक उपधारणाएं हो गई। मैं प्रिज्यूम तथ्य की उपधारणा थी और सेल्फ प्रिज्यूम विधि की उपधारणा है। इन दोनों में अंतर क्या है? विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा में अंतर क्या है? विधि की उपधारणा हमेशा अपनी शक्ति विधि से प्राप्त करती है, जबकि तथ्य की उपधारणा तर्क और मानवीय संव्यवहार से प्राप्त करती है। मानवीय संव्यवहार और तर्क के आधार पर किसी तथ्य का अनुमान लगाया जाता है, वो तथ्य की उपधारणाएं हो गई। जबकि जहाँ विधि यह कहती है कि आपको उपधारणा करनी पड़ेगी, तो वहाँ न्यायालय और न्यायाधीश को उस तथ्य की उपधारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ विधि का बल प्राप्त है। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझे, सेल्फ प्रिज्यूम को, विधि की उपधारणा को, कि दांडिक विधि का एक गोल्डन रूल है या आधारभूत सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक वो निर्दोष होगा। यह उपधारणा की जाएगी कि वह निर्दोष ही होगा। यह विधि की उपधारणा है। दूसरे उदाहरण से संबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति 7 साल से दिखाई नहीं दिया है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि वह मर गया है। विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर रहा? तथ्य की उपधारणा हमेशा मानवीय संव्यवहार और तर्क पे आधारित होती है, जबकि विधि की उपधारणा विधि से अपना बल प्राप्त करती है। तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है। मान लीजिए जहां में प्रिज्यूम शब्द लिखा हुआ है कि एक साबित तथ्य के आधार पर न्यायालय दूसरे तथ्य का अनुमान कर सकता है, और न्यायालय ने वो अनुमान कर लिया, उपधारणा कर ली, तो दूसरा पक्ष हमेशा इसका खंडन करने का अधिकारी रहेगा। ये कंक्लूसिव नहीं हो जाएगा, ये अपने आप में साबित नहीं हो जाएगा। दूसरे पक्षकार के पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि वह इसके खंडन कर सकता है। विधि की उपधारणा 2 तरीके की होती है, खंडनीय भी होती है और अखंडनीय भी होती है। खंडनीय उपधारणा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 7 साल से दिखाई नहीं दिया है, तो उसके मरे होने की उपधारणा कर ली जाएगी। लेकिन अगर यह तथ्य साबित कर दिया जाता है
या यह तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया जाता है कि 7 साल में वह एक बार भी दिखाई दिया था, तो उस चीज़ का खंडन हो जाएगा। न्यायालय यह मानेगा कि वह मरा नहीं था। विधि की खंडनीय उपधारणा सेल प्रिज्यूम में आती है। विधि की अखंडनीय उपधारणा, जहाँ उपधारणा करेगा यह शब्द लिखा हुआ है कानून में, वहाँ न्यायालय को उपधारणा करनी पड़ेगी उस तथ्य की, और उस तथ्य का खंडन भी नहीं किया जा सकता। यह विधि की अखंडनीय उपधारणाएं हो गई। इसी के संबंध में धारा 4 में उपधारणा का तीसरा नियम दिया गया है, निश्चायक सबूत। जहां इस अधिनियम में एक तथ्य का साबित होना दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है, वहां एक तथ्य के साबित हो जाने पर, पहले तथ्य के साबित हो जाने पर न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित मानेगा ही मानेगा, और उसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य दूसरा पक्षकार देने का अधिकारी भी नहीं होगा। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, 82, 112, 113, 115, 116 और 117 इनमें प्रावधान दिए गए हैं। इसके एक प्रावधान को हम समझते हैं, धारा 112 में दिया गया है कि कोई बच्चा वैवाहिक स्थिति के दौरान पैदा होता है या विवाह विच्छेद के पश्चात 280 दिनों के भीतर पैदा होता है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह बच्चा उन पति पत्नी की धर्मज संतान था, वैलिड सन था, वो वैलिड बच्चा था वो। यह विधि की अखंडनीय उपधारणा है। न्यायालय के लिए यह निश्चायक सबूत हो गया। न्यायालय के समक्ष क्या साबित करना है? एक तथ्य उपधारणा लेने के लिए एक तथ्य साबित करना है। एक तथ्य क्या साबित करना है? कि पक्षकारों के मध्य विवाह अस्तित्व में है या विवाह विघटन हो चुका है, तो अभी 280 दिन नहीं निकले हैं। तो वैवाहिक स्थिति के दौरान किसी बच्चे का जन्म होता है या विवाह विघटन के पश्चात 280 दिनों के भीतर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो यह इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चायक सबूत होगा कि वह बच्चा उन पक्षकारों की धर्मज संतान थी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा के संबंध में ये 3 नियम दिए गए हैं। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। उपधारणा कर सकेगा सदैव तथ्य की उपधारणा होती है जो खंडनीय होती है और जो मानवीय संव्यवहार और तर्क से अपना बल प्राप्त करती है। उपधारणा करेगा सेल प्रिज्यूम विधि की उपधारणा होती है जो खंडनीय होती है और विधि से अपना बल प्राप्त करती है। निश्चायक सबूत विधि की अखंडनीय उपधारणा होती है जो विधि से अपना बल प्राप्त होती है और इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। अब हम उपधारणा और परिकल्पना के अंतर को भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि उपधारणा और परिकल्पना अलग अलग होती है। एक साबित तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना उपधारणा होती है, जबकि एक तथ्य साबित है ही नहीं, कोई कुछ भी साबित नहीं है और हम किसी तथ्य का अनुमान लगा रहे हैं, वो शुद्ध अनुमान परिकल्पना में आएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो परिकल्पना को कहीं स्थान दिया नहीं गया है, केवल उपधारणा को स्थान दिया गया है। तो कहीं कोई ऐसी विधि है क्या कि परिकल्पना को भी कहीं स्थान दिया गया हो? इस संबंध में विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन, एक तो हार्डमास का व्यक्ति होता है जो व्यक्ति की परिभाषा में आया, एक विधिक व्यक्ति होता है जो व्यक्ति तो नहीं होता है लेकिन यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति है। जैसे कि कंपनी एक विधिक व्यक्तित्व माना जाता है कंपनी का, मतलब वो हार्डमास का व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी उसको व्यक्ति की परिभाषा में डाल दिया, ये मान लिया गया कि वो व्यक्ति है।
तो विधि में कुछ स्थानों पर इस तरीके से परिकल्पना को भी स्थान दिया गया है। परिकल्पना और उपधारणा का अंतर समझाने का उद्देश्य यही था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिकल्पना को स्थान नहीं दिया गया है, मात्र उपधारणा प्रिज्यूम्सन को ही स्थान दिया गया है। परिकल्पना एक विधि शास्त्र का नियम है जिसके तहत वास्तव के व्यक्ति के अलावा भी किसी को विधिक व्यक्तित्व की हैसियत दे दी जाती है। जैसे कंपनी है, निगम है, इनको वास्तविक व्यक्ति नहीं होते हुए भी विधिक व्यक्ति मान लिया जाता है। धन्यवाद।